सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। जी हाँ, जो आने ही वाला है वैकेंसी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 10, अगर उसमें साइंस आ रही है, आपके सिलेबस में है साइंस, तो विश्वास करिए ये वीडियो सीरीज बहुत काम का आपका होने वाला है। क्योंकि 6 क्लास से 10th क्लास का टोटल एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसमें दोस्त हम कवर कर रहे हैं। 6 क्लास कंप्लीट हो चुका है, 7 क्लास स्टार्ट हो चुका है, वो भी लास्ट होने वाला है 11, 12 और 13। इस वीडियो में हम ये 3 लेसन करेंगे एनसीईआरटी का और उसके बाद एससीईआरटी का, यानी 6 लेसन इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। आज डे 9 है, इसका मतलब 8 ऑलरेडी डेज क्लास चल चुके हैं। आप जाकर उसको चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो सीरीज के सीरियसली लीजिए, क्योंकि थंबनेल पे मैं हर एक बात नहीं लिख सकता कि इस वीडियो के अंदर कौन सा क्वालिटी भरा है। इसके अंदर जब तक आप देखेंगे नहीं जाकर, तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। क्योंकि मैं हर एक टॉपिक नहीं लिख सकता थंबनेल पे कि आज ये टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट थंबनेल पे ये टॉपिक है, ऐसे नहीं लिख सकता। क्योंकि आप सोच कर खुद देखिए कि एक वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ 11, 12 और 13 इतने लेसन कर रहा हूँ। सॉरी, सर का कॉल आ गया था। तो मैं यही कह रहा था कि ये बहुत ही काम का होने वाला है वीडियोज, क्योंकि इसमें हमें पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सीरीज कर रहे हैं। तो इसको रिक्वेस्ट है कि अच्छे से फॉलो आप लोग करिए, ठीक है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। 11 नंबर लेसन हम लोग शुरू करते हैं, जंतुओं एवं पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ शरीर के किस तंत्र का निर्माण करती है? जवाब देंगे, अच्छा लगेगा आपको भी। अगर आप जवाब दे पाएंगे आपको खुशी मिलेगा और ये आपका इंडिकेशन होगा कि आप कितना तैयार हैं। जी हाँ, इसी को परिसंचरण बोलते हैं, परिसंचरण बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनिया के लिए असत्य है? धमनिया के लिए असत्य यहाँ पे दिया गया है। देखिए, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। यह हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में ले जाती है, पहला सही है। इसकी भित्तियाँ मोटी होती है, ये भी सही है। इसकी भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती है, ये भी सही है। कहने का मतलब है कि ये आपको धमनी का पूरा यहाँ पे आपको उसका विशेषता मिल गया, आप ये याद रखिए। देखिए, सिरा छोटा लिखा जाता है, धमनी बड़ा लिखा जाता है। धमनी सुन के आपको हैवी फील होता है, सिरा सुन के आपको नॉर्मल फील होता है। तो धमनी से याद रखिए, हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो पूरे शरीर में ले जाना है, इसलिए बहुत ही प्रेशर के साथ जाता है, तो इसीलिए धमनी वहाँ पे होता है। और जब सारे शरीर से घूम के ब्लड हार्ट में आता है तो एकदम स्लोली आता है, क्योंकि प्रेशर कम चुका होता है, सिर्फ ब्लड आके हार्ट में गिरता है, इसलिए वहाँ सिरा काम आता है। तो याद रखिएगा, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त जाता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है, और सिरा में क्या होता है, पूरे शरीर से होके आता है ना रक्त, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, कार्बोनेटेड रहता है, कार्बन उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है, CO2 की मात्रा, और वो फिर हार्ट में आता है। तो इसका माइंड में रखिएगा, शुद्ध खून वहाँ पे होता है। और इसका जैसे धमनी का जो भित्तियाँ होता है मोटा होता है, सिरा का पतला होता है, इससे आप कंपेयर करके याद रख सकते हैं। टेक्निक मैं बेहतरीन दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। तीसरा क्वेश्चन है, शरीर में हृदय के अंदर उपस्थित निचले कक्ष क्या कहलाता है? जैसे आपने सुना होगा, धमनी सिरा तो हटा ही दीजिए, अलिंद और निलय होता है, ठीक है, 2 तरह का। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ का पूछ रहा है, निचले हिस्से का। सपोज कीजिए हर्ट तो ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा कुछ करके हर्ट होता है। सॉरी, 1 सेकंड मुझे दीजिए, यहाँ बनाता हूँ, फिर नहीं, गलती हो गया। सपोज कीजिए इस टाइप के ऐसे होता है, ऐसा नहीं है। मैं एक बार और बनाऊँ क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये हर्ट है, तो ऐसे 4 चैम्बर में बटेंगे, तो ऊपर वाला का कुछ और नाम है, नीचे वाला का कुछ और नाम है। नीचे दोनों का दायां बायां कहेंगे, ऊपर वाला को भी दायां बायां करेंगे। तो कैसे याद रखिएगा, इसका भी टेक्निक है, बता देता हूँ, तरीका आसानी से याद रहेगा। देखिए, नी से नीचे, निलय से नीचे, तो नीचे क्या होता है, निलय होता है। नीचे क्या होता है, निलय होता है। माइंड में रहेगा ये बात, ये ट्रिक से याद रहेगा। बहुत लोग ये भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। इसका आसान तरीका है, न से निलय माने नीचे निलय होता है। तो देखिए, ये हो गया आपका
एक इसमें दायां है, एक बायां है। अब कैसे जानेंगे कौन दायां कौन बायां? ये पूछता नहीं है, वैसे आपको ध्यान रखना है। तो ये दायां साइड का है, ये बायां साइड का है, क्योंकि हर्ट जो होता है ये सामने से आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही अपने सीना पर इसको उठाकर लगा के आप देख लीजिए आपका हर्ट दायां बायां किधर जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दायां है ना वो असल में बायां हो जाता है। इसमें राइट साइड जो आपको यहाँ दिख रहा है ये बायां है, ये दायां है, नील है। उसी तरह ये हो गया बायां आलिंद और ये हो गया दायां आलिंद। ठीक है, तो याद रहेगा इससे। तो इसका आंसर क्या नीचे की पूछा है ना, तो नीला आंसर दे दीजिए। आगे आइए, हृदय स्पंदन मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसे हार्ट बीट आप मापते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उससे हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। शरीर में जहाँ मूत्र जमा होता है उसे क्या कहते हैं? उस थैली का नाम बताइए जहाँ मूत्र जमा हो सके। तो मूत्राशय बोलेंगे, है कि नहीं? मूत्राशय, सय लगा रहता है ना, ये इससे पता चलता है कि वो थैला का काम कर रहा है। एक वाहिनी मतलब एक जाने का रास्ता होता है। मूत्र में यूरिया की मात्रा सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको पता होना चाहिए। बहुत लोग को नहीं पता रहते हैं। जी हाँ, नहीं पता रहते, मुझे पता है। ये सब भूल जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सीनियर क्लास का आ गया है। ये सभी देख लीजिए, 7 क्लास में भी सब पढ़ना है। तो 2.5% आंसर हो जाएगा। कितना होता है यूरिया मूत्र में? 2.5%। इसीलिए कलर पीलापन दिखता है। वह पेशीय नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है कहलाती है। सोचिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला है मूत्र मार्ग कहलाएगा। मूत्र वाहिनी में ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या पूछा है उस पर ध्यान रखिए। वह पेशीय नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकल रहा है, आउट हो रहा है जहाँ से, क्या कहलाता है? मूत्र मार्ग कहलाता है। मूत्राशय में तो मूत्र जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात बनाते हैं। दो तरफा, इस पर फोकस कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर निम्नलिखित सुविधाओं के लिए योग्य हो? किसके बारे में कहेंगे आप? जाइलम उत्तक, संवहनी उत्तक, जरबाल, फ्लोएम उत्तक। फंसा लेगा ना आपको। फ्लोएम उत्तर इसको बोलते हैं। मैं ट्रिक दूंगा आपको, घबराए नहीं। देखिए बात को सुनिए। वे पाइप की तरह होते हैं जिसमें विशेष कोशिकाओं का समूह होता है। वे पदार्थों का परिवहन, पदार्थ बोल रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पानी का नहीं बोल रहा है। पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में दो तरफा यातायात करते हैं, यानी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। तो आप कहेंगे चौतरफा हो गया सर, तो इधर इधर जाएगा, उस समय क्या कहिएगा? इधर इधर, मतलब हर जगह जाने का मतलब यहाँ बात कर रहा है। दो तरफा एक तरह से ऊपर नीचे की मेनली बात कर रहा है। यह है फ्लोएम उत्तक। इसका ट्रिक सुनिए, पहले जाइलम का बताता हूँ। जाइलम जड़ से पानी को पत्ती तक ले जाकर छोड़ देता है। ठीक है, एक दिशीय हो गया ऊपर का में। फ्लोएम फूड को पत्ती से हर जगह फैलाता है। तो आपने देखा फ्लोएम हर जगह जाने का मतलब है ऊपर भी जा रहा होगा, नीचे वाले भाग पर भी आ रहा होगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए फ्लोएम उत्तक आंसर होगा, याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है, एक दिशा मूवमेंट। फ्लोएम फूड को फैलाता है, तो एक से ज़्यादा दिशा होगा। रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्व का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, रक्त और उत्तकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। किसके माध्यम से? जवाब दें। केशिकाएं बोलते हैं इसको। रक्त और उत्तकों के बीच, गौर से सुनिएगा, रक्त और उत्तक के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान केशिकाएं करता है। कोशिका नहीं, केशिकाएं हैं। बहुत पतली पतली भेंस है ये केशिकाएं। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती है? पसीना जहां से नहीं निकलता है, बता सकते हैं क्या? ओठ पर से आपका पसीना नहीं निकल सकता कभी भी। पसीना निकलेगा तो लिपस्टिक खराब हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं। एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ये दोनों बल नहीं हो सकता, ये दोनों बल नहीं हो सकता कभी भी। इधर आइए,
सक्शन बल इसको बोलते हैं, सक्शन बल। 3 नंबर आंसर होगा 11 का। जैसे ऐसे समझिए, एक पाइप है, पाइप के अंदर 2 गेंद एकदम टाइटली अंदर फिट है। एक गेंद धीरे धीरे खींचिएगा ना तो दूसरा गेंद भी साथ में खींचता रहेगा, क्योंकि दोनों जो गेंद के बीच का हवा है, वो हवा जैसे ऊपर खींचेगा तो बीच में वैक्यूम बना हुआ है, वो उसको खींचता जाएगा। ऐसा ही होता है। पत्ती में वाष्पोत्सर्जन चलता है, वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, पानी धीरे धीरे निकलता रहता है, तो ज़मीन से नीचे से खींचता रहता है पानी। इसको सक्शन बल बोलते हैं, संचालन नहीं, सक्शन। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को गैस के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया, क्या आंसर दीजिए? अमोनिया गैस के रूप में करेंगे, खासकर अमोनिया ही निर्माण होता है। तो ये 12 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 12 का सलूशन पढ़ते कुछ नया बात देखने को मिलेगा। कह रहा है हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ, गौर से सुनिए, हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ मिलकर शरीर के परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। क्लियर है? जी सर। परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाओं से बना होता है जो रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर ले जाता है। धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और सिराएं रक्त को वापस हृदय तक ले आती है। अब मेरी बात इसको रिपीट करूंगा, फिर से सुनते रहिएगा शांति से। ऊपर वाला आपको समझ में आ गया? यहाँ समझिए, परिसंचरण तंत्र रक्त वाहिकाओं से बना होता है जो रक्त को हृदय से दूर और हृदय की ओर लाता है। मतलब हार्ट से दूर धमनी ले जा रहा है और फिर सिरा पास लाता है। तो देखिए, धमनियाँ रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और सिराएं वापस हृदय तक लाती है। मैं ये पहले भी समझाया था क्वेश्चन के समय। क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छे से याद हो गया। धमनियाँ धमधमा के चलता है, एकदम तेजी में चलेगा, क्योंकि हार्ट से अभी ब्लड निकला है, पूरे शरीर में उसको जाना है, तो धमनियाँ धमधमा के पूरे शरीर में ले जाता है। इसका मोटा भित्ति होता है, बहुत फोर्स के साथ होता है, हैवी प्रेशर होता है। लेकिन जब सिरा में आता है तो कार्बन इसमें मौजूद ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ये आराम से आता है और सिर्फ क्या होता है, हार्ट में गिरता है। लेकिन जो ब्लड हार्ट से निकल रहा था धमनी में, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा था, शुद्ध ब्लड था। जो सिरा में आया वो अशुद्ध हो गया। बहुत सारी बात याद हो गया, यहाँ से कई क्वेश्चन बनता है। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न भागों में ले जाती है, ये मैं बताया ही। हृदय से बहुत अधिक दाब में रक्त निकलता है, ये बात अभी जस्ट बोला। और इस दाब को झेलने के लिए धमनियों की दीवार को मोटी और लोचदार होती है, मतलब फैल भी सकता है, सिकुड़ भी सकता है, वरना फाट जाएगा। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को अटरिया यानी अलिंद कहा जाता है और 2 निचले कक्षों को निलय कहा जाता है। ये जस्ट अभी समझाया हूँ ट्रिक के मदद से। निलय नीचे, तो नीचे निलय होता है, हमेशा याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। हृदय संचार प्रणाली का केंद्रीय अंग है, अच्छी बात है, और रक्त को पंप करने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व को वितरित करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक अंग भी है। क्लियर है? हृदय ही सब तक रक्त पहुँचाता है, पोषक तत्व रक्त में ही घुल कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप, आला जिसको बोलते हैं, जो गला में लटकाया रहता है डॉक्टर सब, एक चिकित्सक उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली धमनियों को सुनने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आंतों द्वारा उत्पन्न धमनियों के साथ साथ धमनियाँ सिराओं से रक्त के प्रवाह को सुनने के लिए भी किया जाता है कि कितना रफ्तार धमनी में है और कितना रफ्तार सिरा में है ब्लड का। नेक्स्ट सॉल्यूशन कहता है शरीर में मूत्र मूत्राशय में जमा होता है। याद रखिएगा, ट्रिक बताया, सय लगा हुआ है, मूत्राशय में जमा होता है। मूत्राशय त्रिकोण आकार का खोखला अंग पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है, आकार त्रिकोण होता है। मूत्राशय की दीवारें मूत्र को संग्रहित करने के लिए शिथिल और विस्तारित होती है, फैल भी सकता है, और मूत्र मार्ग के माध्यम से, गौर से सुनिए, मूत्र मार्ग के माध्यम से मूत्र को खाली करने के लिए सिकुड़ती और चपटी होती है। मतलब जब मूत्र आता जाता फैलता 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 चला गया, और जब मूत्र को बाहर निकालना है, मूत्र मार्ग से निकल गया, तो धीरे धीरे वो सिकुड़ भी जाता है, फैला हुआ ही नहीं रहता है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड का कंपोजिशन और मूत्र का कंपोजिशन हमेशा याद रखिएगा। मूत्र में पानी 95% होता है, यूरिया की मात्रा 2.5% होती है, और शेष 2.5% खनिज लवण, हार्मोन और एंजाइम का मिश्रण होता है। आपके लिए 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पानी कितना होता है, यूरिया कितना होता है, और इन दोनों में भी यूरिया इंपॉर्टेंट है। केवल यूरिया जो मूत्र का नाम है, केवल यूरिया जो मूत्र का नाम है जहरीला हो सकता है जो रक्त में उपस्थित हो, और उसी को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आगे कहा जा रहा है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और
मूत्र मार्ग उत्सर्जन प्रणाली है। फिर से सुनिए, ब्रिक में पानी आया, सॉरी ब्लड आया, फिल्टर हुआ, पानी भी वहीं पे साथ में आया। अब क्या हुआ, अब गौर से सुनिएगा, मूत्र वाहिनी और मूत्र मार्ग का खेला यहीं समझ में आपको आ जाएगा। ब्रिक से जब फिल्टर होता है ना, तब मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में मूत्र आता है, मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में, अब मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के बाहर जाता है। तो देखिए, मार्ग बना बाहर निकलने का, मार्ग फाइनल डेस्टिनेशन आ गया, अब बाहर निकलेगा तो मूत्र मार्ग कहलाएगा। मूत्राशय के बाद आएगा मूत्र वाहिनी, एक वाहिनी होगा जो ब्रिक से मूत्र को मूत्राशय में ले जाकर जमा करेगा। क्लियर है? तो जी क्लियर है सर, ये एक माइंड में याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। आगे कहता है गुर्दे से यानी किडनी से, ब्रिक भी उसी को बोलते हैं, गुर्दे से मूत्र ट्यूब जैसी मूत्र वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाता है। यह मूत्राशय में जमा होता है और मूत्र मार्ग नामक मांसपेशीय नली के अंत में मूत्र द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मूत्राशय के सबसे बाहर जो खुला हुआ भाग है उसको मूत्र द्वार बोलेंगे। क्लियर है ना? बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जाइलम कहा जाता है। मैं बताया हूँ, जाइलम जड़ से जल को पत्ती तक ले जाता है। यह पौधे में एक तरफा मार्ग बनाता है, यानी एक दिशीय। ठीक है भाई, ये कई बार रोहित सर बता दिए। फ्लोएम ऊतक विशेष कोशिकाओं के एक नेटवर्क की तरह एक पाइप बनाता है जो भोजन को पत्ती के, गौर से सुनिए, पत्ती से पौधे के अन्य सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम फूड को फैलाता है पत्ती के सभी भाग में, बहुदिशीय हो गया। ये मैं ट्रिक से भी बताया आपको। यह दो तरफा यातायात है, अर्थात पत्ती से लेकर पौधे के ऊपरी और निचले हिस्सों में भी जाता है। ये सारी बात जड़ तक जाता है, ये सभी मैं बता चुका हूँ और याद भी आपको हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी भागों तक रक्त ले जाती है। धमनियाँ धमधमा के तो हृदय से निकलेगा एकदम पूरा फोर्स के साथ। धमनियाँ छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है आगे जाके। ऊतकों तक पहुँचने पर वे अन्य अत्यंत पतली पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएँ बोलते हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला भेन हो जाता है। केशिकाएँ जुड़कर शिराएँ बनाती हैं जो हृदय में खाली हो जाती है। मैं बोला ही था, रक्त और ऊतक के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और श्वसन गैसों का आदान प्रदान केशिकाओं के माध्यम से ही होता है। फेफड़ों में केशिकाएँ रक्त प्रवाह में सांस ली गई हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करती है और सांस में छोड़ने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी छोड़ देती है बाहर। यानी सारा जगह पे केशिकाओं का ही खेला देखने को मिला। पसीने में पानी और लवण होता है, अच्छी बात है। मानव शरीर में ओठों पर पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, यानी ओठ पे पसीना नहीं चलता है। पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व और पानी अवशोषित करता है। फिर से सुन लीजिए, पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व और पानी अवशोषित करता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पौधे द्वारा रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में पौधों का सारा पानी नष्ट हो जाता है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ये प्रोसेस, वही बात यहाँ लिखा गया, गौर कीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन एक चूसन खिंचाव उत्पन्न करता है जो ऊंचे पेड़ में पानी को काफ़ी ऊंचाई तक खींच सकता है। वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, बाहर पानी निकल रहा है, अब नीचे से उसको खींचेगा तो नीचे जड़ से निकल के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है कि मछलियाँ जैसे जलीय जीव कोशिका अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे पानी में घुल जाती है। कुछ जमीनी जानवर जैसे पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, एक अर्ध ठोस सफ़ेद रंग का यौगिक यूरिक एसिड उत्सर्जित करता है। अब देखेंगे छिपकली बाथरूम करता है तो काला रंग का, उसके साथ वाइट रंग का भी करता है, वही होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद यूरिया ही है। क्लियर हो गया? 11 लेसन अच्छे से कंप्लीट। आइए 12वां लेसन पादप में जनन को करते हैं। पादप मतलब प्लांट होता है, यानी प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है अच्छे से अब आइए समझते हैं। पहला प्रश्न आपके आंखों के सामने ये झलका, निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? अलैंगिक मतलब मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होगी, प्रकार नहीं है। खंडन में सिर्फ अलैंगिक ही है, मुकुलन भी अलैंगिक है, बीजाणुजनन भी अलैंगिक है। आंसर क्या दीजिएगा? 1 का 4 देना पड़ेगा आपको। इन सभी में अलैंगिक जनन है, मेल फीमेल की जरूरत नहीं है। खंडन में है कि 2
टुकड़ा में टूट गया। मुकुलन में भी है कि डाल के जैसा निकला, नया बन गया। बीजाणु जनन में है कि एक ही के अंदर बहुत सारा बीज तैयार हो गया, फट गया उसका सेल और बहुत सारा जीव बन गया। ये सभी अलैंगिक था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन, अब आ जाइए, एकदम आसानी से पकड़ लीजिएगा, ईस्ट और हाइड्रा आंसर होगा। अमीबा तो करता नहीं है, तो ये इसीलिए गलती हुआ। पैरामीशियम ईस्ट करता है, पैरामीशियम नहीं करता, इसलिए ये गलती हो गया। ये दोनों तो करता ही नहीं है। आंसर यही हो जाएगा आपका क्या, ईस्ट और हाइड्रा करता है। ईस्ट और हाइड्रा याद रखिएगा। ईस्ट वही किण्वन कराने वाला, और हाइड्रा प्लांट तो हर कोई जानता है, हाइड्रा का प्लांट मुकुलन करता है। मुकुलन में एक डाल जैसा निकलता है और वो टूट जाता है, नया बन जाता है। मॉस या फर्न जैसे पादपों का जनन किस विधि द्वारा होता है? मॉस या फर्न का आपसे पूछा है। खंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, तो इसको कहेंगे बीजाणु जनन। क्या बोलेंगे? बीजाणु जनन द्वारा मॉस या फर्न करते हैं। बीजाणु जैसा निर्माण हो जाता है और फैल जाता है और इधर उधर हो जाता है। ये घोड़ा पत्ता जिसको बोलते हैं, या कुआं वगैरह में अंदर देखते होंगे एक पत्ता जैसा निर्माण हो जाता है, सिर्फ पत्ता होता है, उसमें ना फूल कभी आता है ना कुछ आता है। फर्न और मॉस उसी को बोलते हैं। निम्न में से एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं। एक लिंग वाला पुष्प किसमें नहीं होता है? बता सकते हैं क्या आप? देखिए, खीरा में एक लिंग वाला होता है पुष्प, एक अलग फूल होता है, एक अलग फूल होता है, यानी ये मेल हुआ तो ये फीमेल हुआ। मक्का में वैसा ही होता है, नीचे में देखते होंगे बाल लगता है, उसमें केस जैसा निकलता है और ऊपर में जाके मेल होता है। ऊपर में जो फूल सबसे चोटी पर निकलता है वो मेल होता है, नीचे जो मोचा होता है वो फीमेल होता है। ऊपर से गिरता है उस बाल के ऊपर में जब गैमिट्स, तो मक्का का दाना बनता है। पपीता आप देखे होंगे, पपीता का पेड़ एक अलग होता है, पेड़ अलग होता है, एक पे मेल होता है, एक पे फीमेल होता है। मेल वाला गैमिट्स फीमेल पर गया, पपीता फट जाता है। खीरा का भी ऐसा ही होता है, एक ही पेड़ में अलग अलग लगा रहता है, कहीं पे मेल वाला कहीं फीमेल वाला, गैमिट्स आपस में ट्रांसमिट हुए, काम हो गया। लेकिन सरसों में ऐसा नहीं होता है। सरसों के एक ही फूल में दोनों चीज़ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जवाब दे 5 का। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन भाग का घटक नहीं है? पुंकेसर पू से पुरुष, पू के पुंकेसर नर का है। पराग कोश भी नर में होगा। नेक्स्ट कह रहा है तंतु भी नर में होता है। वर्तिका बोलते हैं, ये फीमेल भाग है। ठीक है, ये मादा का है, फीमेल का है वर्तिका। परागकोश, तंतु और पुंकेसर ये सभी मेल का है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मक का प्रकर्म डैश कहलाता है? बहुत आसान है, निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद युग्मक का निर्माण होगा, जाइगोट, पहले निषेचन होगा। 7 का आंसर चलते हैं खोजने। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? फूल लेता है, यह सही बात है। बीज, ये भी ठीक बात है। और फल, ये सभी है क्या चीज़ का? लैंगिक प्रजनन का भाग है, लेकिन शाखा नहीं है। अच्छा, इसका आंसर इस टाइप के देना था, तो इसका आंसर 2 नंबर को मार दीजिएगा, है ना, 1 2 3। लीला ने देखा कि साफ पानी वाला एक तालाब 1 सप्ताह के भीतर हरे शैवाल से ढक गया। प्रजनन की किस विधि से शैवाल इतनी तेजी से फैल गया? आसानी से आप जवाब दीजिए। विखंडन प्रक्रिया चलता है उसमें, शैवाल एकदम टूटते जाता है, बनते जाता है। सहजन और मेपल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक ले जाए जाते हैं क्योंकि इनमें यह गुण होता है। बताइएगा जरा। पंख वाले बीज होते हैं, यानी नीचे ऐसे बीज होता है, ऊपर ऐसे 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 पंख होते हैं। अब हवा में उड़ जाते हैं, पंख के मदद से बहुत दूर दूर जाते हैं। क्या था? सजहन और मेपल। ऐसे भी सजहन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या है, शरीर के लिए अच्छा है। आलू के पौधे की आँख क्या होती है? कली, ब्रायोफिलम पत्ती की है।
आलू के पौधे की आँख क्या होती है? जड़ किसी भी पौधे की होती है। जड़ किसी भी पौधे की होती है। कली एक फूल है। परागकोश पुंकेसर के लिए है। कली ब्रायोफिलम पत्ती की है। ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है दोस्त। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ सड़बड़ सा लग रहा है। आँख जो होता है नया पौधा जन्म देता है। अच्छा, किसके जैसी होती है लिखता तभी तो है। जैसे ब्रायोफाइलम पत्ती का जो आँख होता है वो सेम आँख होता है, दोनों में कली का काम करता है, नया पत्ता जन्म दे सकता है। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं। अलग अलग फूल के अंडाशय क्या हो सकते हैं? एक से अनेक अंडाणु हो सके हैं। एक से अधिक अंडाणु हो सकते हैं। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है पौधे में लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, ये सही बात है। दो पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, ये गलत बात है, ये तो मैं नहीं मानूंगा। परागन के बाद ही निषेचन हो सकता है, ये भी सही बात है, ये दोनों सही लग रहा है। केवल कीट ही, ये भी गलत हो गया। केवल कीट कैसे कारक हो सकता है? कारक एक से ज़्यादा हो सकता है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा 12 का 1 और 3। हवा से भी होता है, कीट से भी होता है, पतंगी से होता है, पानी से होता है, छूने से होता है, इंसान भी कर देता है कभी कभी। परागन से तात्पर्य क्या है? मेल और फीमेल गैमीट का मिलना। और इसमें मेन मेहनत तो मेल ही करता है, मेल जाके फीमेल के पास मिलता है, ये आंसर हो जाएगा। पराग कोश से कलंक तक पराग का स्थानांतरण, पराग का देख रहे लिखा है ना स्थानांतरण, मतलब मेल को ही फीमेल के पास जाना पड़ता है। चलिए अब सबका क्या है सॉल्यूशन पढ़ते हैं, कुछ नई नई बातें इसमें भी सीखने को मिलता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक, और एक नया बात एक भी देख, कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है, लैब में किया जाता है, किसी पौधा के टिश्यू से नए पौधा बनाना। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना और मूल जैसी कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। मैं अभी बताया और यहाँ दे भी दिया, पत्ती से, तना से, मूल से, कहीं से भी, क्योंकि उसमें टिश्यू का ही जरूरत होता है और कोई चीज़ का नहीं। किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहा जाता है। मुकुल निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। मुकुल विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण बनता है। उदाहरण ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया। मेनली यही दो को चलता है, इसलिए दो का ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एग्जाम में भी वही दोनों आएगा, आगे कोई नहीं आएगा। ईस्ट और क्या था, इसमें मुकुलन होता है, ईस्ट और हाइड्रा। बीजाणु बनने में मूल कोशिका बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनन इकाइयां पैदा करता है, सही बात है। अधिकांश कवक जैसे कि राइजोपस हो गया, म्यूकोर हो गया, मेनली कवक याद रखिए, बैक्टीरिया हो गया, या गैर फूल वाले पौधे जैसे फर्न और मॉस हो गया जिसमें फूल नहीं होता, मैं थोड़ा देर पहले बोला, इसमें क्या होता है बीजाणु जनन द्वारा ही होते हैं, तेजी से इसका फैलाव होता है। मक्का, खीरा, पपीता को एक लिंगी कहा जाता है क्योंकि फूलों में पौधे के दो प्रजनन भागों में से केवल एक होते हैं और दोनों भाग कभी नहीं होते हैं। एक फूल जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते उभयलिंगी फूल कहलाते हैं, जैसे सरसों हो गया, अरहुल या गुड़हल का फूल कह सकते हैं, सूरजमुखी हो गया, ये सब एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, द्विलिंगी हो गया, उभयलिंगी कह सकते हैं। पुष्प वाले पौधे के मादा प्रजनन तंत्र में वर्तिका का घटक होता है, ठीक है। यह वर्तिकाग्र और अंडाशय के साथ साथ पुष्प के मादा प्रजनन अंग जयांग और स्त्री केसर, जयांग या स्त्री केसर का उत्पादन करता है। वर्तिका वह वृंत है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। फिर से सुनिए, वर्तिका वह वृंत है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। एक बार नेट पर ना सर्च करके फूल आप देख सकते हैं।
नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। ठीक है बात, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन, युग्मकों के निषेचन से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, सही बात है, फूल पौधा का प्रजनन अंग है। पुंकेसर नर प्रजनन अंग है और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग है। पौधे अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से बीज से प्रजनन करते हैं। फल पका हुआ अंडाशय है, फल जो होता है पका हुआ अंडाशय होता है, इसीलिए फूल, बीज और फल अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल बढ़ते हैं और विखंडन द्वारा तेजी से बढ़ते हैं। शैवाल 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट सकते हैं। यह विखंडन या टुकड़े विकसित होकर नए व्यक्तित्व बन जाते हैं। यह प्रक्रिया चलती रहती है और वे कम समय में एक बड़े क्षेत्र में कवर कर लेते हैं। पौधे के बीज और फल हवा, पानी और जानवर या किसी और माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सहजन और मेपल जैसे पंखों वाले बीज जो होते हैं हवा के माध्यम से तेजी से फैलते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से उड़ते रहते हैं। आलू के पौधे की आँख एक नए पौधे को जन्म दे सकती है। इसी प्रकार ब्रायोफिलम अंकुरित पत्ती वाला पौधा की पत्तियों के किनारों पर कलियां होती है। यह इस पौधे की एक पत्ती नम मिट्टी पर गिरती है तो प्रत्येक पौधे के चारों तरफ कली में जन्म देने लगती है बहुत सारे पौधे। नेक्स्ट है पिस्टल स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, स्त्री केसर से जयांग, शैली और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक अंडाणु होते हैं। मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण बीजांड में होता है। मादा युग्मक कहिए या अंडाणु का निर्माण बीजांड में होता है। पौधे लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से बीजों से प्रजनन करते हैं। नए पौधे मूल पौधे की हूबहू नकल है क्योंकि वे एक ही मूल पौधे से उत्पन्न होते हैं। नर और मादा भागों के परागन के बाद फूल के अंडाशय में निषेचन होता है। पौधे में परागन हुआ पानी और कीड़ों की सहायता से हो सकता है। मतलब कारण आप देख रहे हैं कितना सारा बता रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, मोबाइल चार्ज में लगा दूँ ज़रा, ड्यूटी जाना है, चार्ज नहीं रहेगा फ़ोन मुझे को डिस्टर्ब होगा। ओके, कह रहा है पराग कोश से फूल के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागन कहलाता है। यदि परागन उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर उड़ते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। मतलब एक पेड़ के एक ही फूल से उसी फूल में, सेम फूल में यदि परागन हो गया तो स्वपरागन, या उसी पेड़ के किसी फूल पर हो गया, क्योंकि एक पेड़ पे तो कई फूल लगते हैं तो स्वपरागन है। जब एक फूल का परागन एक ही प्रकार के विभिन्न पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर उतरता है तो इसे क्रॉस परागन कहा जाता है। और यही कारण है कि मक्का का अगर खेत है, एक में पीला मक्का का लगा हुआ है, उसके बगल वाले में लाल मक्का लगा हुआ है और बगल वाले में उसी के कहीं साइड में उजला लगा हुआ है, तो उसके आसपास जो होंगे ना 3 कोना पे, आप जान लीजिएगा जो बाल होंगे उसके अंदर का बीज देखेंगे तो कोई लाल होगा, कोई पीला होगा, कोई मिक्स हो जाएगा। इस तरह के एक ही बाल के अंदर कई मिक्स कलर के आपको देखेंगे दाना निकल आएंगे। क्लियर है? तो ये भी चैप्टर यहाँ पे हो गया द एंड। ठीक है, 13वां लेसन आज का लास्ट लेसन है इसमें का एनसीईआरटी का। उसके बाद एससीईआरटी का हम लोग करेंगे। आइए इसे फटाफट कर लेते हैं। गति एवं समय है, थोड़ा लंबा लंबा चैप्टर है, समय लेगा। गति मतलब स्पीड एंड टाइम, इसको हम कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई तय दूरी को क्या कहा जाता है? एकांक समय में, एक निश्चित समय में दूरी तय कर लिया है, उसको क्या कहेंगे? चाल कहा जाता है। घड़ियों की क्रय विधि में किस तरह की गति का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? आवृत्ति गति का, है ना जी। आवृत्ति गति ही तो होता है, घूर्णन तो है नहीं, रेखीय तो है नहीं, आवृत्ति गति का प्रयोग होता है घड़ी के कार्य विधि में। निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं है? चाल का मात्रक नहीं हो सकता। मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, फीट प्रति सेकंड, ये गलत है, ये लिखने का तरीका नहीं है। समय बाद में आता है, समय बाद में आता है। दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की गति से जुड़ी होती है? आगे पीछे होता है ना,
उसको क्या बोलेंगे? दोलन गति करता है उस समय। क्या करता है? दोलन करता है, आगे पीछे हाथ डोलते रहता है। गाड़िया में लगा ओडोमीटर क्या मापने का काम आता है? बताइए ज़रा। ओडोमीटर की बात कर रहा है। समय मापता है, दूरी मापता है, क्या मापता है? जी हाँ, दूरी मापता है, डिस्टेंस, ओडोमीटर। नियत चाल से गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ डैश होता है, सरल रेखा पे होता है, सरल रेखा पे होता है। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता है? आप समय नहीं माप सकते, बताइए। आंखों का झपकना, इससे आप समय थोड़े ना माप सकते हैं। देखिए, टपकता हुआ नल से कर सकते हैं कि हाँ इतना पानी इतना समय में कर रहा है, तो आप समय उससे जान सकते हैं। सरल पेंडुलम से कर सकते हैं, दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन आँख का पलक कितना बार झपकता है, नहीं, इससे नहीं कर सकते आप। पिक्चर वाला है, इसे छोड़ दिया जाए, समय एक्स्ट्रा लगेंगे, इसको छोड़ दिया जाए। हाँ, न्यूमेरिकल वगैरह होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है एक बस 90 मिनट में 54 किमी की यात्रा करता है, बस की स्पीड क्या हो सकती है? तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 90 मिनट में इतना, और सारे मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले 54 ऊपर लिख दीजिए, मीटर में लाना है तो 3 जीरो इस पर डाल दीजिए आप आराम से, ठीक है। बटा के नीचे आ जाइए, 90 मिनट दिया गया है, 60 से इसमें गुना कर दीजिए, सेकेंड में आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 9 छक 54, आप देख रहे हैं 9 छक 54, 10 बार में कट जाएंगे, 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 10 का 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? न्यूमेरिकल समझ में आ गया? यहाँ फार्मूला पूछ रहा है आपसे, यदि हम गति को s से, दूरी को d से और समय को t से निरूपित करते हैं तो राशियों के बीच संबंध क्या है? तो d/t होता है। क्या होता है? s बराबर d/t होता है। अच्छा, गति s है ना, हाँ, स्पीड बराबर दूरी बटा क्या होता है? समय। तो इसी आधार पे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो लिख लेते हैं हम इस चीज़ को कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो d बराबर क्या हो जाएगा? s गुना t कह सकते हैं, s गुना t कह सकते हैं। डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? देखिए, ये आंसर हो जाएगा ना। s बराबर देखिए 1/t, ये इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। देखिए यहाँ पे इसी को बस चेंज करके लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, आप गौर कीजिए इसको, 1/t गुना d, तो d/t हो ना गया, d/t, यही आंसर रहेगा। तो 11 का क्या हो जाएगा? 3। चित्र को अवलोकन करें, आगे पीछे जा रहा है बल्ब। एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि, उसके द्वारा यात्रा करने में लिया गया समय, यह समय आपसे बता रहा है। तो आप समझ लीजिए गौर से, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इतना चीज़ होना चाहिए, तब एक पेंडुलम कहलाता है। बात समझ में आई कुछ? जहाँ से चला फिर वहाँ तक आया, उसको एक पेंडुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये समझा दिया, इसी को यहाँ डिटेल करके लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। करा चित्र में एक दोलन करता हुआ लोलक दिखाया गया है, ठीक है, दोलन कर रहा है। बॉल ए को ए से सी तक जाने में लगा समय t1 है, यहाँ से यहाँ तक, और सी से ओ तक जाने में लगा समय t2 है। यहाँ इस लोलक का आवर्तकाल क्या है? उसी तरह आगे होगा, यहाँ मान के चलिए t3। अच्छा, दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसे समझिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो ये गैप कितना बना? दो बार यहाँ कवर होगा, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, टोटल 6 बार। तो कहाँ 6 बार पूर रहा है उसको देखिए। तो 6 बार पूरेगा इसमें। 13 का आप आंसर जब देखेंगे
1 2 3 4 5 6, यहाँ से गया यहाँ फिर आया। पता नहीं, मुझे लग रहा है इसका आंसर कुछ मिस प्रिंट हो रखा है। ठीक है, पिक्चर वाला में थोड़ा सा रहता है इधर उधर प्रॉब्लम। इसका कुछ लग रहा है मुझे सच में दोस्त मिस प्रिंट है। रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला सही चिन्ह क्या हो सकता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, यही हो सकता है। यही तो तरीका है देने का। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है, आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। कह रहा है बूझो अपने स्कूल तक 30 मिनट में चलता है, जो उसके घर से 3 किमी दूरी पर है। पहुंचने पर उसे पता चलता है कि स्कूल बंद हो गया है और वो अपनी दोस्त के साथ साइकिल के वापस आया और 20 मिनट में घर पहुंच गया। उसकी औसत गति क्या हुई? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, 3 किमी गया और 3 किमी आया, तो टोटल कितना आया? 6 किमी आया है या नहीं है? और टोटल टाइम कितना लगा? तो टोटल 30 मिनट शुरू में लगा था, 30 मिनट। तो आप उसको जब 60 से भाग दीजिएगा 30 को, इसको जब 60 से आप भाग दीजिएगा तो 0 0 6 5 0.5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0.5 लिख ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 मिनट लगा था, तो इसको जब भाग दीजिएगा आप 60 से, इसको तो कितना बार में लग जाएगा? 0.33 के करीब जाएगा, 0.33। इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। भाग दीजिएगा तो नीचे जोड़ लेना है, जितना भी आया उसको भाग देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 7.2 के करीब जाएगा ये। ठीक है, आप कर लेंगे एक बार भाग, 7.2 के करीब जाएगा। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है यहाँ पे। आइए इसके सभी के सॉल्यूशन थोड़ा पढ़ते हैं ताकि कुछ नई बातें समझने को मिलेगा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय दूरी उस वस्तु का चाल कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। सही बात है। समय के अंतराल में किसी वस्तु की औसत चाल अंतराल की लंबाई से मापी गई वस्तु द्वारा यात्रा की गई दूरी है। ये भी बात क्लियर है, आसान बात है। ये कह रहा है चाल में समय के अनुसार दूरी की विमाएँ होती है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन जब डायरेक्शन जैसी चाल में लगेगा ना तो बदल जाएगा, उसको वेग बोलेंगे, वेलोसिटी। आवधिक गति या आवृत्ति गति वह गति होती है जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दोहराई जाती है। उदाहरण पृथ्वी का घूर्णन, गौर से सुनिएगा, ये भी आवृत्ति गति है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर, एक घड़ी की सुई की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ये बात मैं थोड़ा देर पहले बोला, वेलोसिटी में दिशा होता है। दोलन गति एक निश्चित बिंदु के चारों ओर बार बार घूमने वाली गति है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी भुजाएं कंधे के जोर के चारों ओर आगे पीछे घूमती है। यह आगे पीछे की गति बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक पेंडुलम अपनी धुरी के चारों ओर इधर उधर घूमती है। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है, आसान भाषा में आपने समझाया, समझ में आ गया। ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे साइकिल या कार में हो सकता है। उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों के संयोजन से इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकते हैं। दूरी समय ग्राफ इसकी गति का निर्धारण करता है। यह हमें दर्शाता है कि समय के साथ दूरी कैसे बदलती है। जब वस्तु नियत गति के साथ चलती हो तो किसी वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा ग्राफ हो सकता है। ये क्या बोला पता है? ये अगर इधर दूरी लिख दीजिए, इधर समय लिख दीजिए, तो ऐसे सीधे जा सकता है। एक निश्चित समय में निश्चित दूरी। समय की प्रकृति में होने वाली घटनाओं से मापा जा सकता है जो निश्चित समय अंतराल के बाद खुद दोहराती हो। आँख का झपना कोई अवधिक घटना नहीं है, कभी जल्दी झपकता है, कभी लेट से झपकता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। घड़ी ए में सेकंड का कांटा नहीं है,
इसीलिए सेकंड की घड़ी ए से नहीं मापा जा सकता है। अच्छा, ये फोटो की बात है, हटाइए इसको। यदि दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा हो तो यह इंगित करता है कि वस्तु एक स्थिर गति से चल रहा है। ये बात सही है, ग्राफ की बात है, छोड़ दीजिए। न्यूमेरिकल हमने करा ही दिया। यहाँ क्या है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। पेंडुलम एक दोलन तब पूरा करता है जब उसका गोलक, जिसको बॉब बोलते हैं, एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। मैंने यही बोला कि जहाँ से चला वहीं पे दोबारा आ जाना, टोटल दूरी है। यहाँ का लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। गौर से सुन लीजिए ये लाइन को, आवर्तकाल क्या है? लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय उसका आवर्तकाल के नाम से जानते हैं। गोलक द्वारा ए से ओ तक जाने में लिया गया कुल समय T1 T2 है, जो पेंडुलम के एक पूर्ण चक्र का 1/4 भाग है। ये गलत लिखा है यहाँ पे, 1/4 भाग वो नहीं है, नहीं, 1 2 3 4, हाँ, चौथाई भाग है। एक मिनट देखता हूँ फोटो में, इसीलिए 4 T1 T2 होगा। देखता हूँ एक बार, मुझे लगा नहीं था कि चौथाई भाग है। देखिए, 1 भाग, ये फोटो गलत है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, आप खुद देखो, समझो बात को। इसमें कहा क्या कि यहाँ से यहाँ तक, ये चौथाई कहाँ है? चौथाई यहाँ पे आएगा, इस बीच पर चौथाई आएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं गड़बड़ कह रहा हूँ। इस फोटो में, इस फोटो में क्या करना चाहिए था पता है? इसको एक और देना चाहिए था। अगर इस तरफ में एक और ऐसे रहता ना, तब यहाँ से 1/4 होता और फिर 1 भाग ये हो जाता, फिर रिटर्न में और फिर रिटर्न में। इसीलिए क्वेश्चन में उस समय ही कह दिया था गलत है। हटाइए इसको अब। तो यहाँ पे लमसम हमने कंप्लीट कर लिया बात को, ठीक है? नहीं, और भी है, थोड़ा इसको देख लेते, 1 2। अच्छा, ये तो कर ही चुका है, न्यूमेरिकल है। तो चलिए अब SCERT पर आते हैं, उसमें हमको को कहाँ करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, SCERT में इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में क्या हुआ था कि मिस्टेक से मैंने आगे पढ़ा दिया था। बात समझ में आई आपको? 7 क्लास का जो है ना, कुछ चैप्टर आगे मैं पढ़ा दिया था, फिर भी मैं निकाल के देख लेता हूँ एक बार। शायद 11 12 13 में पढ़ा दिया था। 1 मिनट, हाँ, यहाँ है, यहाँ से आ जाओ आप। 8 9 10 तो करा ही दिया था। 11 12 13 जी हाँ, उधर कंप्लीट मैं करा चुका था। बच गया 14 15 कंप्लीट। उसके बाद तो क्या है दोस्त कि नेक्स्ट जो बातें हैं अगला वीडियो में हम लोग कर लेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं कि ऑलरेडी मैं करा चुका था इससे पहले वाले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो बस इतना ही कहूँगा। ये मैथ्स का भी सीरीज चल रहा है, इसमें डे 5 का ही लगा है, लेकिन इससे पहले कि इससे बहुत आगे तक क्लास चल चुका है। ये पहले का PDF बना हुआ है, इसलिए इसमें लगा हुआ है पुराना पोस्टर। तो बस इतना ही कहूँगा कि मैथ्स का भी पूरा सीरीज चल रहा है, साइंस का तो चल ही रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, PDF वहाँ मिल जाएगा। और साथ में आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। कुछ दोस्त मित्र में शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प हो जाएगा। इस बार एक सीट आप लोग लेकर दिखाइए, मुझे बड़ा खुशी मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।